वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर और भोजपुर में एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें एनआईए की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार अपराधी नजरे सद्दाम के घर जाली नोट से जुड़े मामले में इस वक्त ये रेड चलती हुई भागलपुर के इशाकचक और भोजपुर के सहार और चौरी में छापेमारी की जा रही है। अपराधी नजरे सद्दाम को पिछले साल ही नकली नोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। आज हुई रेड में लाखों रुपए कैश मिले हैं, जिसके असली और नकली होने की फिलहाल जांच जारी है। तो 2024 में सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त वो जेल में है और उसके घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से भारी मात्रा में नकली या असली जो नोट मिले हैं उसकी अब पड़ताल की जा रही है। फिलहाल बेऊर जेल में बंद है ये शख्स। लाखों रुपए के नकली नोट के मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई थी। मोतिहारी से इस शख्स को पकड़ा गया था और अब जाली नोट के इसी काले कारोबार पर एनआईए का प्रहार लगातार चलता हुआ। सर क्या कार्रवाई हुई है सर? सर ये सब प्रोसीजर आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी सर तब पर भी सर क्या मामला क्या है सर? जब प्रेस रिलीज आ जाएगा एनआईए के साथ ठीक है सर बरामदगी भी कुछ हुई है सर? भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा 24 तारीख को होनी है और उसके पहले जो है एनआईए की टीम ने आज इशाकचक थाना क्षेत्र के बड़ेपुरा में जो है छापेमारी की है और नजरे सद्दाम जो है जाली नोट के मामले में जिसकी पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी उसके घर पर पुलिस एनआईए की टीम ने दबिश दी है और वहां से जो है कई दस्तावेज हैं और कैश जो है लगभग 1.5 लाख रुपया कैश और कई मोबाइल जो है अपने साथ एनआईए की टीम ने जब्त किया है। और बताया सूत्रों के अनुसार जो बताया जा रहा है कि कई अन्य दस्तावेज भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं, लेकिन एनआईए के अधिकारी जो हैं कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं पुलिस के पदाधिकारी भी अभी इस मामले में कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले जो है एनआईए की टीम ने शहर में दस्तक दी है और अब देखने वाली बात है कि इसके सूत्र और कहां तक जाते हैं और कहां छापेमारी और आगे की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये छापेमारी इस वक्त भी चलती हुई या खत्म हो चुकी है? जी, सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी और लगभग 11:30 बजे जो है छापेमारी समाप्त हो चुकी है और यहाँ से जो है टीम अब निकल चुकी है। वहीं लगभग 1.5 लाख रुपए जो है कैश जो है उसके घर से बरामद किए गए हैं। कई मोबाइल जो है लगभग आधे दर्जन मोबाइल जो है वो जब्त किए गए और कई दस्तावेज भी जो है जब्त किए गए। जो सूत्र हैं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मैं बता दूं कि जो टीम है वो नकली नोटों के साथ साथ कई अन्य और जानकारी भी इकट्ठा करने में लगी हुई है। आतंकी संगठनों से सांठगांठ को लेकर भी एनआईए की टीम इसमें जांच कर रही है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जो है एनआईए की टीम ने बड़ी दस्तक दी है शहर में और जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पूरे शहर में हड़कंप है। किस तरह से एनआईए की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है जब प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा 24 तारीख को होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर के अलावा भोजपुर में भी 2 अलग अलग जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जाती हुई चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव और सहार थाना के कोरन डिहरी गांव में ये रेड की गई है। 4 घंटे तक छापेमारी के बाद टीम दोनों जगहों से निकल चुकी है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद नेहाल और मोहम्मद वारिस के घर में छापेमारी की गई है और दोनों के तार नजरे सद्दाम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस नकली नोट के रैकेट का कनेक्शन फिलहाल खंगाल रही है। और चंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, चूंकि टीम यहां से निकल चुकी है लेकिन किस तरह की जानकारी सामने आई है, क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के चौरी थाना और सहार थाना क्षेत्र के छतरपुरा एवं कोरन डेहरी टोला गांव से जुड़ा हुआ है। जिन दोनों लोगों के घर छापेमारी हुई है उसमें एक
उर्दू विद्यालय में, एक जो संदिग्ध है उसके पिता उर्दू विद्यालय में शिक्षक है, जबकि दूसरा जो संदिग्ध है उसके पिता टोला सेवक के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं। दोनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं और एनआईए की टीम दोनों घर में एक साथ सुबह एक दाखिल हुई और इस दौरान तकरीबन 4 से 5 घंटे छापेमारी करने के बाद एनआईए की टीम निकल गई है वहां से। बताया जा रहा है कि उस घर से, दोनों के घर से कई मोबाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेज के अलावे कई अन्य चीजें बरामद की गई है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही छापेमारी की खबर आसपास के गांव में लगी, पूरा लोगों का जो हुजूम है उस गांव में जुट गया। हालांकि एक तरह से कहे तो दो लोगों के घर में छापेमारी हुई है, उन लोगों की सीधे संभव नजरे सद्दाम जो कि भागलपुर का रहने वाला है उससे जुड़ा हुआ है और दोनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। पहले सुबह तकरीबन 6 बजे एनआईए की टीम अचानक, जब सब लोग सोए हुए थे, तभी टीम जो है अचानक दोनों के घर दाखिल हुई और घर को चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और उसके बाद तकरीबन 5 घंटे की छापेमारी चली है। दोनों थाना क्षेत्र के दोनों गांव में अलग अलग तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो लोग शामिल थे छापेमारी में और छापेमारी के बाद वहां से टीम जो है निकल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए। तो छापेमारी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन छापेमारी में ये जरूर कहा जा रहा है कि जिन चीजों की बरामदगी हुई है उनकी जांच तो हो ही रही है और नजरे सद्दाम से क्या कनेक्शन है इसे लेकर भी अब पड़ताल की जाती हुई। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें जहां पर अपराधी नजरे सद्दाम के कनेक्शंस को जहां तक खंगाला जा रहा है, वहां भागलपुर के इशाचक से लेकर भोजपुर के सहार और चौरी में एक साथ एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और दोनों ही जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि टीम छापेमारी के बाद यहां से निकल चुकी है। तो इशाचक में एनआईए की रेड पहले सुबह से शुरू हुई और इसके बाद बताया गया कि बड़ी मात्रा में यहां से रकम की बरामदगी हुई है, लेकिन जो नोट बरामद हुए हैं वो असली हैं या नकली हैं, इसकी पड़ताल इस वक्त जारी है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु लगातार वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर सहरसा के रहने वाले एक परिवार से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की और उनका अनुभव जानना चाहा। सफर से लौटे लोगों ने एक अजीबोगरीब बात कही कि स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं लगते हैं, स्पेशल ट्रेन में तो सफर फ्री में होता है। हालांकि लोगों ने अपनी परेशानी को भी बयां किया। त्रिवेणी संगम में स्नान कर कई श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। मन में सुकून है, खुशी है कि उन्होंने स्नान किया, लेकिन वो कैसे गए, कैसे स्नान की, हम इनसे ही जानते हैं। ये देखिए पूरा परिवार जो त्रिवेणी संगम में स्नान कर वापस लौटा है, चेहरे पर एक शांति है, सुकून है। स्नान हो गया? हाँ, कैसा रहा? स्नान तो ठीक रहा, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल रहा, सफ़र बहुत मुश्किल रहा। मतलब ट्रेन में टिकट कटा कर गई थी, कैसे गई थी? नहीं, ट्रेन तो फ्री थी ना, स्पेशल था ना, स्पेशल ट्रेन से गए थे तो हाँ फ्री थी, तो ऐसे गए थे, लेकिन बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। कितने घंटे में सफ़र पूरा हुआ? 24 घंटे, जहाँ पे 15-16 घंटे लगते हैं ना, वहाँ 24 घंटे 25-26 घंटे लगा दिए थे। हम लोग को बक्सर में छोड़ दिया गया था ट्रेन से, स्पेशल कुंभ ट्रेन से। तो हम लोग अपना सफ़र तय किए, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए पटना पहुँचे और पटना से सहरसा जाने के लिए। हाँ, तो मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन जाने आने में जो है सीट नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है, बहुत भरा हुआ रहता है। फिर भी कई लोग जा रहे हैं लगातार। हाँ, जा तो रहे हैं, कुंभ मेला है इसलिए लोग जा रहे हैं। 144 साल के बाद ये संयोग बना, इसलिए लोग जा रहे हैं। हाँ, इसलिए लोग जा रहे हैं। मतलब मुश्किलें आए, लेकिन जाना है, स्नान करना है। हाँ, जाना है, स्नान करना है। इंसान का ट्रेन में चढ़ना मुश्किल है और ऐसे में ये जब परिवार अगर साथ में हो तो सामान भी होता है। एक दिन की यात्रा इन्होंने 4 दिनों में पूरी की है, क्योंकि जो कुंभ महा स्पेशल ट्रेन चल रही है, साफ तौर पे कहना है कि वो फ्री में चल रही है, सरकार की तरफ से फ्री में चलाई जा रही है, इसलिए इन्होंने टिकट नहीं कटाई। यात्रा इन्होंने की, 12 घंटे का सफ़र 24 घंटे में इन्होंने पूरा किया है। 4 दिन हो गए और अब जाकर ये पटना जंक्शन पहुँचे हैं। बक्सर में ही ट्रेन ने इन्हें उतार दिया और अब यहाँ से ये लोग सहरसा जाएंगे। सुकून है कि इन्होंने स्नान किया, संगम त्रिवेणी में इन्होंने स्नान किया, लेकिन हमेशा इन्हें याद रहेगा, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई एक बार चला जाए वो दोबारा जाने की कोशिश गलती नहीं करेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटकर आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आरा जंक्शन पर रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। स्टेशन परिसर में टेंट लगाया गया है। जो श्रद्धालु
पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अगर उनकी ट्रेन विलंब से है तो वो आराम करते हुए दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं ने रेलवे के इस इंतजाम की सराहना की। संवाददाता चंदन कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। चल रहे महाकुंभ में जाने को लेकर के लगातार लोगों को जाने का सिलसिला जारी है। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आरा रेलवे स्टेशन पर, जहां की रेलवे की तरफ से लोगों के यात्रियों की भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ टेंट लगाया गया है, ताकि जो कुंभ जाने वाले यात्री हैं वो आकर के यहाँ आराम कर सके। और देखिए किस तरह से कुंभ यात्री यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। और स्टेशन के प्लेटफार्म पर ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे के द्वारा ये फैसला लिया गया है और यात्रियों के लिए यहाँ पंडाल लगाया गया है, ताकि यात्री यहाँ आकर के आराम कर सके और फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सके। इसको लेकर के रेलवे का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का स्थान है, जहाँ की जो देखिए कुंभ यात्री हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ जाना है आप लोग को? बरूनी जाना है। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज, अयोध्या से। यहाँ बैठे हुए आराम करने के लिए? हाँ, अभी बैठे हैं, अभी आए हैं, ट्रेन से उतरे हैं। अच्छा, तो किसके रेलवे के द्वारा लगाया गया? हाँ, रेलवे के द्वारा है। मैंने बैठने के लिए आराम है? हाँ, मेला के भीड़ के लिए लगाया गया है। यहाँ बैठ करके फिर जाएंगे आराम। हाँ। नाम बताइए। हमारा अजीत प्रसाद नाम है। कहाँ से आओ तनी? प्रयागराज। अच्छा, तो अभी कौन ट्रेन से उतरनी है? कोनो ट्रेन से उतरनी है? हाँ, ट्रेन से उतरनी। अच्छा, तो ये क्या करते हैं आराम? पटना, अहमदाबाद। अच्छा, तो कहाँ जाएगा बच्चे? जाके बताए थे बरूनी। अरे टेंट लगल बे आराम कर देंगे। कहाँ से आओ तनी? प्रयागराज से। अच्छा, तो ये क्या करते हैं आराम? हाँ, आराम करते। अच्छा, ट्रेन से कब उतरनी है? अभी उतरने 1 घंटा हो गया। थोड़ा सा आराम करके फिर कहाँ जाएगा? बरूनी जाके बाद। अच्छा, कहाँ अपन जाएगा? ट्रेन में क्या स्थिति भीड़ भाड़ बा? हाँ, भीड़ तो बा, बहुत भीड़ है। खड़े होकर के ट्रेन में आरा पहुंचे हैं और यहाँ विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद अपने वो घर को जाएंगे, लेकिन स्नान की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो लोग स्नान करके यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आराम कर रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं और आराम करके फिर अपने घर को जाएंगे। उन लोगों ने रेलवे प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है कि यहाँ उन लोगों के द्वारा जो टेंट लगाया गया वहाँ करके जो यात्री हैं वो विश्राम कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। दिल्ली से कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल करीब 14 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची और भागलपुर पहुंचते ही इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से करीब 1 घंटे तक ब्रह्मपुत्र मेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ही खड़ी रही। ट्रेन में खराबी की सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजन को बदलकर ट्रेन को हालांकि रवाना कर दिया गया है। ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों की हालांकि परेशानी जरूर बढ़ी नजर आई। दिल्ली से कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर तकरीबन 13 घंटे की देरी से पहुंची है और भागलपुर में ब्रह्मपुत्र मेल के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद तकरीबन 1 घंटे से ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी है। हालांकि तकनीकी खराबी आने के बाद जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। इस और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अब ब्रह्मपुत्र मेल का इंजन बदला गया है और तकनीकी खराबी को भी ठीक कर लिया गया है। लेकिन ट्रेन विलंब होने के कारण और तकनीकी खराबी आने के कारण अब यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने घंटे देरी से पहुंची है भागलपुर? 14 घंटा। 14 घंटा की देरी से। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? फ्यूल से आ रहे हैं। क्या सूचना मिली अभी यहाँ पे, क्या दिक्कत आ गई? वो इंजन का कुछ गड़बड़ी के कारण। भीड़ भाड़ ट्रेन में बहुत ज्यादा बैठने का जगह, परेशानी बढ़ गई है आप लोगों को? खड़ा आ रहा है, सीट नहीं मिल पाया? नहीं, परेशानी बढ़ी हुई है। खाने का भी कुछ नहीं आ रहा है, खाने का भी नहीं हो गया, एसी जनरल हो गया है। हाँ। और उसके बाद अभी एसी में टिकट है हम लोग का, लेकिन जनरल जैसा लग रहा है। बाथरूम जाने का मौका नहीं मिल रहा। बाथरूम पूरा जाम है। कहाँ तक आप जाइएगा? हम तो मालदा तक जाएगा, दिल्ली से आ रहा हूँ। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर पहुंची है, तकरीबन 13 से 14 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची है और उसके बाद जो है यहाँ पर इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। खासकर जिस तरह से ट्रेन विलंब चल रही है और तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला, जिसमें एसीएस सिद्धार्थ ने यह फैसला लिया कि बिहार के जितने भी डीईओ हैं उनके पावर को कट किया जाएगा। निर्माण कार्य और वित्तीय कार्य से मुक्त कर दिया गया है उन्हें। सिर्फ शैक्षणिक कार्य में ही उन्हें अब अपना ध्यान लगाना है। डीईओ यहां पर अब सीधे विकास कार्य जो हैं
उसमें जुड़े रहेंगे। BSEIDC के जरिए अब उनका जो काम होगा वो सिर्फ विकास कार्यों का काम किया जाएगा। 31 मार्च के बाद से आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। DPM और BPM की सेवा की समाप्ति भी कर दी जाएगी। इसकी घोषणा हालांकि पहले ही कर दी गई थी। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस फैसले की हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अब DO को सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने पर ही ध्यान देना होगा। देखिए, शिक्षा विभाग के SC विद्यार्थी ने दो महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से कहा जाए कि जो तत्कालीन SC के पाठक थे, उन्होंने जो आउटसोर्सिंग स्टाफ को बहाल किया था, खासकर DPM और BPM, उनकी अब सेवा समाप्त की जाएगी और इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। यानी शिक्षा विभाग के SC विद्यार्थी की माने तो उन्होंने कहा बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर ये बदलाव किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अलग अलग जिले के, उनका पूरी तरह से पावर कट माना जाएगा। यानी जो निर्माण कार्य कराते थे वो, और जो वित्तीय कार्य में हस्तक्षेप करना या वित्तीय कार्य को निपटारा करना, अब उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये काम जो है BSEIDC जो है उसको ये दे दिया गया है, और जो एजेंसी है उसके माध्यम से अब जो है तमाम काम होंगे। यानी हेडमास्टर जो होंगे स्कूल के, वो सीधे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर उनको भी किसी भी काम करना है तो वो सीधे आवेदन करेंगे, और BSEIDC जो है उसके लिए 50,000 तक की राशि जो है विभाग की तरफ से भेजी जाएगी, और जिसके बाद ये काम होगा। तो कहीं ना कहीं ये राशि जो है सीधे HM के खाते में जाएगी। यानी अब DO, DPM, BPM या DPO के खाते में अब ये पैसे नहीं भेजे जाएंगे। तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य से मतलब रखना होगा। किसी प्रकार के वित्तीय कार्य या शैक्षणिक कार्य, ये कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है, निर्माण कार्य है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। 31 मार्च के बाद ये तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी जो DPM और BPM है उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो 2 साल पहले बहाल किए गए थे लगभग। और के पाठक ने ये प्रयोग किया था कि तमाम ब्लॉक से लेकर जिले में जो BPM है, DPM है, वो विकास कार्य से लेकर निर्माण कार्य हो, शैक्षणिक कार्य हो, उसमें वो निगरानी करते थे और जांच पड़ताल में करते थे। लेकिन अब जो है ये बदलाव किया गया है, और ये देखना होगा कि आखिर ये 31 मार्च के बाद जो बदलाव किए जा रहे हैं इसका ग्राउंड पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विवाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राजनीतिक खबरों की तरफ रुख करें तो बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर माहौल बनना अभी से ही शुरू हो चुका है। पटना में RJD दफ्तर के बाहर बैनर और पोस्टर्स देखे लगाए गए हैं, जिन पोस्टर के माध्यम से JDU और BJP पर निशाना साधा गया है। तो चुनावी साल में पोस्टर वाला बवाल देखिए एक बार फिर से शुरू हो चुका है और RJD के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 13 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी बंशी शाह का शहादत समारोह मनाया जाएगा और इसे लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। मंत्री ने कहा कि इस समारोह में डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे, BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत NDA के तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। बंसी शाह उर्फ बंसी चाचा शहादत समारोह पटना मिलर हाई स्कूल में 13 अप्रैल 2025 को 11 बजे मनाने का निर्णय किया गया है। इसके लिए पूरे बिहार का मैं दौरा कर रहा हूं और सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इसमें उपस्थित होंगे। अमर शहीद बंसी चाचा कानू हलवाई समाज से थे, कमज़ोर समाज से थे, लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता का पेंशन भी नहीं लेते थे। वह हलवा बेचते थे और अपना जीवन बसर करते थे और लोगों को भी फ्री में हलवा खिलाते थे। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री और ओलंपिक के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को लेकर भी बात की। अनंत इज माय यंगेस्ट चाइल्ड and he's very religious and deeply rooted in spirituality. He has fought obesity throughout his life and yet been so positive. And there he meets his life partner Radhika.
You just have to see them together. They are magic. तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18